हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो आज एडजेक्टिव की लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको सामने दिख भी रहा है कि स्पेन प्रॉपर नाउन है और स्पेनिश प्रॉपर एडजेक्टिव है। मतलब अगर किसी चीज़ के थ्रू कोई एक पूरा का पूरा एरिया जाना जाए तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, और अगर कोई नॉर्मल स्पेन एक कंट्री है तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है। और अगर द स्पेनिश कह दिया तो ये कॉमन प्लूरल नाउन हो जाएगा, क्योंकि अब किसी नाम को ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? किसी नाम को ले रहे हैं। ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा है सामने कि द 5 फर्स्ट क्वेश्चन, तो कभी भी याद रखना एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन हो तो हमेशा हम एडवर्ब को पहले लिखते हैं, फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन। ये बात याद रखना, कार्डिनल देन आर्डिनल। ठीक है। तो मतलब 5 फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट 5 होगा। तो इसका मतलब क्यों? क्योंकि जो नाउन है उसके बारे में एडजेक्टिव बता रहा है ना, तो और एडवर्ब तो एडजेक्टिव के बारे में बताएगा। एडवर्ब नाउन के बारे में तो बताता नहीं, इसीलिए एडवर्ब हमारा पहले आएगा और 5 हमारा बाद में। अब चलते हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे सामने आपको दिख भी रहा है कि दीज या दोज हो, ये प्लूरल की तरह हम यूज करते हैं, और दिस या दैट हो, इनको हम सिंगुलर की तरह यूज करते हैं। और अगर ऑफ है तो ऑफ का पहला काम कोई चीज़ अगर हो तो छांटने की बात किया जाता है। मतलब कोई चीज़ में से अगर कुछ अलग करना है, उसी को ऑफ का पहला काम, और ऑफ का दूसरा काम है पोजीशन बनाना। तो जब कोई जगह ऑफ लगा हो और वहाँ वो वर्किंग मोड में हो कि वो किसी चीज़ को अलग कर रहा हो, छांट रहा हो, तो वहाँ पर ऑलवेज प्लूरल नाउन कीप्ट। वहाँ पर क्या ले लेंगे? हमेशा प्लूरल नाउन। क्या लेंगे? प्लूरल नाउन। तो भाई इसका मतलब समझ गए हम कि ऑफ का फर्स्ट काम छांटना, ऑलवेज प्लूरल नाउन कीप, और सेकंड काम पोजीशन बनाना, ऑलवेज सिंगुलर। ठीक है। और एवरी केवल ओनली एडजेक्टिव होगा। ठीक है। और ईच, एवरी, नाइदर, ये प्रोनाउन एडजेक्टिव कुछ भी बन सकता है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हम लोग मूव करते हैं। कौन सी हेडिंग पढ़ेंगे? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है। तो भाई अगला है हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जो क्या होता है कि जैसे कहीं लिखा हो मान लो सम या फिर एनी, तो सम कहाँ कहाँ यूज होगा? तो सम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होगा, और सम कुछ की तरह ट्रीट होता है जो कि काउंटेबल नाउन में यूज होगा। और एनी निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव दोनों में हो सकता है, और ये कोई का सेंस देता है, और ये अनकाउंटेबल हो तभी यूज होता है। जैसे एग्जांपल में लिख दूं सम या एनी स्नैक्स, तो स्नैक्स को तो हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए एनी नहीं होगा, सम होगा। लेकिन अगर उसी की जगह पर सम और एनी वर्क लिख दें तो वर्क तो काउंटेबल है ही नहीं, वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल होगा तो एनी को हम सेटिस्फाई करवा देंगे। ठीक है। अब उसी के नीचे आप देख सकते हो अनकाउंटेबल, काउंटेबल का मतलब क्या है। तो अगर कोई कहे काउंटेबल का मतलब फ्यू, जो ना के बराबर हो, या अ फ्यू, मतलब कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा बहुत के लिए अ फ्यू, और द फ्यू का मतलब फुल। ठीक है। तो मतलब अगर कहीं कोई काम ऐसा है जो ना के बराबर है तो वहाँ फ्यू यूज करेंगे। अगर वो काउंटेबल है तो, ध्यान सुनना, अगर वो काउंटेबल है तो ना के बराबर में हम फ्यू यूज करेंगे, और अगर वो काउंटेबल हो और थोड़ा बहुत हो तो अ फ्यू यूज करेंगे, और अगर वो काउंटेबल हो और फुल हो तो उसमें हम क्या करेंगे? द फ्यू का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? द फ्यू का यूज करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद अगर अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल में लिटिल, मतलब जब न के बराबर अनकाउंटेबल हो तो लिटिल का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? लिटिल का यूज करेंगे। और थोड़ा बहुत हो तो अ लिटिल में यूज करेंगे, और फुल हो तो द लिटिल में यूज करेंगे। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आई हैव अ लिटिल मनी लेफ्ट सो आई कांट हेल्प यू, तो यहाँ पर इसका मतलब कुछ पैसा तो बचा ही है, तो पैसा तो काउंटेबल है, और कुछ है तो फ्यू हो जाए, लिटिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिटिल, क्योंकि अनकाउंटेबल। पैसा कहाँ से काउंटेबल है? पैसा मतलब केवल पैसा बोल दिया उन्होंने, 10 रुपये 20 रुपये, ये तो बताया नहीं। तो अगर ऐसा ऐसा अगर कुछ है तो इसका मतलब क्या होगा? वहाँ पर ये होगा भैया कि लिटिल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ना के बराबर है। ठीक है। उनके पास पैसा नहीं है, नहीं तो वो हेल्प कर देता। लेकिन अगर ये बोल देता आई हैव फ्यू बुक्स सो आई डोंट नीड नोटबुक, मतलब उसके बाद कुछ तो है ही और बुक काउंटेबल है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या यूज कर देंगे? अ फ्यू। क्या यूज कर देंगे? अ फ्यू, क्योंकि कुछ न कुछ तो है ही। ठीक है। तो भाई अगला है कि जैसे कहीं लिखा हो वेरी, आउन या सम, तो ये सब एडवर्ब होते हैं, बट कभी कभी हम इनको एडजेक्टिव की तरह भी ट्रीट करते हैं। ठीक है। तो जैसे इन्होंने लिख दिया एग्जाम्पल में, ही इज़ द वेरी बॉय दैट सेंट अ लेटर, तो यहाँ पर वेरी एडवर्ब की तरह नहीं, एडजेक्टिव की तरह हम ट्रीट करेंगे। तो ये वेरी का मतलब इम्फेसाइज करना, या वही लड़का है जिसको मैंने पत्र दिया है, जिसने मुझे पत्र दिया है।
अब आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ऑफ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। भाई देखो, अगला कॉन्सेप्ट है कि ऑर्डर ऑफ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, मतलब ओपिनियन के बारे में। मतलब क्या है कि अगर क्वेश्चन में ना ऐसा कुछ सीरियल दिया होगा तो हम किसको पहले प्रेफर करेंगे, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ओपिनियन होना चाहिए, फिर साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर नेशनैलिटी और लास्ट में मटेरियल। अब आपका ओपिनियन क्या है, तो ओपिनियन मतलब जैसे कोई ब्यूटीफुल या कोई बहुत कॉस्टली चीज़ है तो मतलब जिसमें हम अपनी ओपिनियन देते हैं। और साइज का मतलब पता है बिग स्मॉल, एज का मतलब कोई न्यू एज में है, यंग एज, ओल्ड एज, ये सब। और शेप का मतलब तो पता है सर्कुलर, शार्प है, शार्पनेस है, ऑप्टिकल है या रेक्टेंगल है। कलर तो पता ही है। नेशनैलिटी इंडियन, रशियन, जो भी है। और मटेरियल में वुडन या प्लास्टिक्स एक्सेट्रा। जैसे एग्जांपल में आप नीचे देख लो, ही बॉट अ ब्यूटीफुल जर्मन बिग कार। अपन ने पढ़ा है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब ओपिनियन, तो ठीक है। उसके बाद जर्मन और बिग, बिग मतलब साइज पहले है और नेशनैलिटी बाद में, तो करे जाए इसीलिए बिग आपका पहले आएगा, तो बिग जर्मन कार। तो फाइनली आंसर करेक्ट क्या होगा, ही बॉट अ ब्यूटीफुल बिग जर्मन कार। ठीक है। तो भाई एक और है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। भाई जब कोई मतलब क्वेश्चन मार्क के साथ व्हाट, हुम, व्हाई पहले आ जाए तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे व्हाट डज हैव यू मेड फॉर यस्टरडे पार्टी, मतलब व्हाट प्लान हैव यू मेड फॉर पार्टी, तो व्हाट यहाँ पर क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। समझ में आया। अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनको क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब की जरूरत नहीं होती। मतलब अगर इनको मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इनके आसपास कहीं अगर एडवर्ब लगा दिया तो गलत हो जाएगा। मतलब इनको क्वालिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब की जरूरत नहीं होती, ये खुद के खुद एडजेक्टिव होते हैं। समझ में आया। मतलब इनके पहले एडवर्ब नहीं आता। पूरा मिला के मुद्दा यही है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके पहले हम एडवर्ब का यूज नहीं करते। तो उनको देख लेते हैं वो कौन कौन ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके पहले हम एडवर्ब का यूज नहीं करते। समझ में आया, देखते हैं। तो भाई वो कौन कौन से है, तो इम्पॉसिबल, यूनिवर्सल, इटर्नल, इंटायर, चीफ, आइडियल, सुप्रीम, परफेक्ट, एक्सेलेंट, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, इम्पटी, फुल, डेड, यूनिक, ऐसे। तो ये सब ऐसे एडजेक्टिव हैं जो भैया इनके पहले आप एडवर्ब का यूज़ ना करो। जैसे एग्जांपल में रीचिंग वाटरफॉल इज़ मोर इम्पॉसिबल विदाउट अ गाइड, तो मोर इम्पॉसिबल नहीं होगा, ओनली इम्पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि इम्पॉसिबल के पहले अपन एडवर्ब नहीं लिखेंगे। अब चलते हम लोग अगला कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। ठीक है भाई, कुछ बात बोलने वाला हूँ, हो सकता है इसमें ना हो तो सुन लो केवल। जैसे कि आपको पता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो अगर एडजेक्टिव अपने नॉर्मल फॉर्म में तभी रहता है जब तुलना नहीं करनी हो, बट अगर तुलना करनी हो तो वह अपना नेचुरल फॉर्म चेंज कर लेता है। तो इन्हीं बदलने की डिग्री को हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं, याद रखना। ठीक है। इनमें भी कुछ एक्सेप्शन हैं जो कि मतलब चेंज नहीं करते, तो उनको आगे देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दिस मैंगो इज स्वीट, तो स्वीट मैंगो है, तो यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है, मैंगो के बारे में, तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, तो स्वीट सही है। लेकिन दिस मैंगो इज स्वीट दैन दैट मैंगो, तो यहाँ स्वीट नहीं स्वीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है एक मैंगो का दूसरे मैंगो से। अब अगले कहते हैं कि दिस मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, तो अब कईयों में से हो रहा है, तो इसीलिए लास्ट डिग्री मतलब पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तीन होते हैं। ठीक है। तो पहला अपन पढ़ेंगे पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। तो जैसे इट डिनोट्स सिंपल क्वालिफाइड टू अ पर्सन और थिंग्स, मतलब ये कोई एक नॉर्मल थिंग्स को क्वालिफाई मतलब उसके बारे में बता देगा। जैसे दिस मैंगो स्वीट, तो स्वीट क्या था, एडजेक्टिव, कौन सी डिग्री का, पॉजिटिव डिग्री का। मतलब दिस डिग्री इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड, याद रखना। अगला चलते हैं कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, इट डिनोट्स हायर क्वालिटी देन द पॉजिटिव डिग्री, मतलब ये पॉजिटिव डिग्री जस्ट आगे क्या, यहाँ थोड़ा सा कंपैरिजन होता है, एक दो के बीच में होता है। मतलब इट इज़ यूज्ड कंपेयर ओनली टू पर्सन और थिंग्स, यहाँ के दो चीज़ों के बीच में। जैसे दिस मैंगो इज स्वीटर देन दैट मैंगो। ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस दैन हो जाता है यहाँ पर, याद रखना इस बात को। अब आगे चलते हैं सुपरलेटिव, लास्ट वाला पॉइंट, इट डिनोट्स द हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी, मतलब ये दो या दो से ज़्यादा, मतलब इट इज़ यूज टू कंपेयर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। हाँ, दिस मैंगो इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, ये मैंगो स्वीटेस्ट ऑफ ऑल है, दिस मैंगो इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है। उसके बाद अब आगे देखते हैं हम लोग हाउ टू चेंज पॉजिटिव को कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में डिग्री। हाउ वी चेंज पॉजिटिव। ठीक है। तो एडजेक्टिव अगर वन सिलेबल में होगा, सिलेबल का मतलब जो हम जस्ट बोल दें, जैसे गुड, तो ये तो एक तरह से हमने आराम से, जैसे टॉल, कूल, हॉट,
ये सब एक सिंपल फॉर्म में बोल दिए। तो जो हमारे मुंह से एक बार में निकलते हैं, बोलते समय रुकते नहीं हैं हम हल्का सा भी, वो वन सिलेबल में होता है। तो याद रखना उसका पॉजिटिव तो नॉर्मल, टॉल, कूल, हॉट होगा, लेकिन कंपैरेटिव में ER और। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ अगर हम देखें तो कि हमारा जितने भी कंपैरेटिव सुपरलेटिव अगर वन सिलेबल के हैं तो ER और EST लग जाएगा, और अगर मोर देन वन सिलेबल के हैं तो याद रखना मोर और मोस्ट लगेगा। जैसे ब्यूटीफुल, यहाँ हमने रुका तो मोर देन वन सिलेबल है तो मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल होगा। याद रखना कुछ एक्सेप्शन भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री में है वैसे हर जगह होते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि एक सिलेबल हो या और एक से ज़्यादा सिलेबल हो, तो जैसे सी इज़ मोर ब्यूटीफुल एंड टॉलर, तो याद रखना दोनों को सेम लेना पड़ेगा, टॉलर देन आई। तो मतलब मोर ब्यूटीफुल लिखा एंड टॉलर लिखा, तो यहाँ पर ये एक ब्यूटीफुल तो एक से ज़्यादा सिलेबल का है और टॉलर एक से कम सिलेबल का है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर केवल सी इज़ टॉलर एंड सी इज़ हम क्या लिख देंगे। तो इसका मतलब अगर सी इज़ मोर ब्यूटीफुल एंड टॉलर देन आई होगा तो यहाँ पर क्या करना कि क्योंकि देखो टॉलर वन सिलेबल का उसको पहले कर दो, ठीक है। तो सी इज़ टॉलर एंड मोर ब्यूटीफुल देन आई, ठीक है। अब चलते हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। जैसा कि आपको पेज में जो दिख रहा है कि जैसे गुड है, बेटर है, बेस्ट है, तो विराट इज़ बेटर देन होल टीम ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर ना ध्यान सुनना मेरी बात, अगर खुद का कंपैरिजन किसी और से हो रहा है, मतलब एक का किसी और से हो रहा है, तो ठीक है, तो बेटर होगा ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री मतलब कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन में यही दे दे कि विराट इज़ बेटर देन होल इंडियन टीम, तो भाई इंडिया में तो वो भी आता है, तो यहाँ बेटर नहीं होगा, खुद का कंपैरिजन खुद से नहीं होगा, याद रखना इस बात को, ठीक है, खुद से नहीं होता। आगे चलते हैं। कुछ वर्ड ऐसे हैं इनके बाद ओनली टू का यूज़ हम करते हैं, दैट का नहीं। तो वो कौन कौन से वर्ड हैं, कौन कौन से ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके बाद हम केवल किसका यूज़ करते हैं, टू का, ठीक है, देखते हैं। तो अब देखते हैं हम इन वर्ड्स को कौन कौन है, तो ध्यान से देखना। सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर और एंटीरियर, पोस्टीरियर और प्रेफरेबल, ये सब क्या हैं, ये सब ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद हमेशा टू का यूज़ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल शी इज़ जूनियर दैन मी बट शी इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड, तो भैया यहाँ पर दैन नहीं टू होगा, तो शी इज़ जूनियर टू मी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जो कि हमारा है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री वाले वर्ड्स की इंटेंसिटी ज़्यादा हो, मतलब उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। तो उनको देखते हैं। तो भाई अगर एक देखें तो यही है कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो वहाँ मच का यूज़ करेंगे, मोर का नहीं। तो सर्वेज इज़ मोर टॉलर देन वैभव, तो इसका मतलब यहाँ मोर की जगह पर क्या यूज़ कर देंगे, मच। अब आगे चलते हैं हम लोग कि अगर सुपरलेटिव डिग्री वाले वर्ड्स की इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही, ये कंपैरेटिव की बात क्या। अब अगर सुपरलेटिव की यूज बढ़ रही तो क्या करेंगे, तो जनरली हम क्या करते हैं, मोस्ट का ना यूज करते हैं, बाय फॉर या मच का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बाय फॉर या मच का यूज करते हैं। तो देखते हैं इसको भी अब हम लोग। तो भाई देखो, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है कि वैभव इज मोस्ट टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो मोस्ट टॉलेस्ट नहीं होगा, बाय फॉर या फिर मच टॉलेस्ट होगा, ठीक है। अब चलते हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जो है कि एज हो, सो हो, वेरी हो, टू हो, इनफ हो, इसके बाद अगर कंपैरिजन हो तो इसको हटा के मच का यूज़ करना, बट कंपैरेटिव एडजेक्टिव को नहीं चेंज करना, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसका भी कुछ कॉन्सेप्ट। तो भाई वही चीज़ जो बताया आपको कि एज, सो, वेरी, टू, इनफ, इसके बाद अगर कंपैरिजन हो तो उसको हटा के मच का यूज़ करना, बट कंपैरेटिव एडजेक्टिव को नो चेंज। जैसे आई एम सो रिचर दैन नॉन भक्ति मैन, तो यहाँ पर सो रिचर है, तो सो के बाद क्या, सो के बाद अगर कंपैरेटिव है तो कंपैरेटिव तो रिचर रहेगा, बस सो की जगह पर क्या लिख देना, मैच, सॉरी मच। अब चलते हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अब आगे सुनना, इन्हीं सब के बाद अगर कंपैरिजन ना हो, मतलब एज, सो, वेरी, टू, इनफ, इनके बाद कोई कंपैरिजन ना हो, मतलब कोई एडजेक्टिव ऐसा ना दिया हो जो कंपैरिजन में हो, तो अगर मतलब कोई मतलब सेंटेंस में कंपैरिजन ना हो रहा हो और कंपैरेटिव डिग्री दिया हो, तो उसको हम पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। मतलब एग्जांपल में देख लो कि ही इज़ सो रिचर देन दैट बाय एनी कार,
दैट कैन बाय एनी कार। तो भाई यहाँ कंपेरिजन तो हो नहीं रहा है, तो सो ही रहेगा, बस रिचर की जगह पर क्या लिख देना, रिच। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग कि जब कभी दो एडजेक्टिव आपस में एंड से जुड़े हों तो दोनों के दोनों एडजेक्टिव सेम डिग्री में मस्ट होना चाहिए, एंड ये किसी डिग्री में होंगे तो ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। मिस्टर वर्मा इज़ द ओल्डेस्ट एंड ऑनेस्ट एम्प्लॉय ऑफ आवर कंपनी। इसका मतलब यहाँ पर देखो ओल्डेस्ट और ऑनेस्ट दोनों एक ही डिग्री का है, तो सही है। अब चलते हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अगर कहीं इनफ हो तो इनफ को याद रखना, जिसको वो क्लासीफाई करेगा, जैसे यहाँ स्ट्रॉन्ग हो तो स्ट्रॉन्ग के बाद होगा, तो मतलब इनफ जी जिस पॉजिटिव डिग्री को क्लासीफाई करेगा, क्वालिफाई करेंगे, उनके जस्ट आगे ही लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम लोग। अब सुनना, अगर कहीं वन सिलेबल का कोई एडजेक्टिव है, खुद में ही कंपैरिजन हो रहा है, तो क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सर्वेश वाज वाइजर देन ब्रेव सो ही डिड नॉट फाइट। सर्वेश बुद्धिमान है, शक्तिशाली से ज़्यादा क्या है, बुद्धिमान है, तो इसीलिए उसने फाइट नहीं किया। तो यहाँ ध्यान से देखो, सर्वेश का खुद से ही कंपैरिजन वाइज और ब्रेव में हो रहा है, तो यहाँ पर मोर वाइजर देन ब्रेव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वाइजर एक क्या है हमारा, मतलब वाइजर तो कंपैरेटिव डिग्री में गया और ब्रेव किसी में नहीं गया, और मोर कर देंगे तो वाइजर भी है और ब्रेव भी है, दोनों सेम हो गए, तो यहाँ मोर लग जाएगा। ठीक है, अब जैसे अगर अलग अलग का होगा तो मोर नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल में एक्स इज मोर ब्रेवर देन वाई, तो यहाँ पर केवल ब्रेवर, क्योंकि कंपैरिजन दो का हो रहा है। ठीक है, दो अलग अलग पर्सनालिटी का हो रहा है। अब अगर यही सेम चीज़ मोर देन वन सिलेबल का वर्ड हो तो क्या करेंगे, देखते हैं इनको भी। तो भाई बात ऐसी है कि जब मोर देन वन सिलेबल का हो तो चाहे खुद से हो रहा हो और चाहे अलग अलग में कंपैरिजन हो रहा हो। तो एग्जांपल में जैसे शरद इज इंटेलिजेंट देन शर्मन, तो शरद ज़्यादा इंटेलिजेंट है किससे, शर्मन से, तो यहाँ पर इंटेलिजेंट की जगह क्या हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये सिलेबल मोर देन वन है, और हमने अभी पढ़ा था कि अगर मोर देन वन सिलेबल हो, चाहे खुद से हो चाहे अलग अलग हो, वहाँ मोर लगा देते हैं। ठीक है, जैसे ही इज़ हार्ड वर्किंग देन लेजीनेस, तो खुद की बात कर रहा है तो भी मोर हार्ड वर्किंग लिखा। शरद इज इंटेलिजेंट देन शर्मन, दो का तभी मोर लिखा, मतलब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कंपैरेटिव डिग्री में डाल देंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट कि जैसे रिलेटिव, ट्वाइस, ऐसे कोई शब्द हो तो फिर उनका क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इनको देखते हैं। ठीक है, तो मेरा है ये कहना है, जैसे सामने आपके लिखा है कि रिलेटिव, ट्वाइस, जैसे कई शब्द हैं जो खुद ही कंपैरिजन की फीलिंग दे रहे हैं, तो इनके पहले हम मोर या मोस्ट या फिर ER या EST का यूज नहीं करेंगे। जैसे दिस कार इज रिलेटिवली चीपर, अगर कोई चीज़ सस्ती है तो वो किसी न किसी कंपैरिजन में सस्ती हो रही है, तो ऑटोमेटिक वो पहले से ही सस्ती है, तो चीपर नहीं चीप लिख देंगे। क्या लिख देंगे, चीप। मतलब यहाँ पर कोई भी डिग्री नहीं लाएंगे, नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री रहेगी। अब क्वेश्चन में अगर ट्वाइस रिलेटिवली वाले वर्ड में ऐसा कुछ हो, तो मतलब एक तरह से हम ये कहें कि अगर वहाँ पर कोई कंपैरिजन हो रहा हो, ट्वाइस लिखा हो या रिलेटिवली लिखा हो, तो क्या करेंगे, तो वहाँ पर एज और वो पॉजिटिव डिग्री एज लिख देंगे। ठीक है, मतलब क्या कहने का है मेरा, सुनो ध्यान से। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया, एब्सोल्यूट, इटर्नल, चीफ, सर्कुलर, राउंड, ट्रेंगुलर, इम्पॉसिबल, आइडियल, यूनिवर्सल, यूनिक, सुप्रीम, एक्सट्रीम, टोटल, होल, रिजिड, रॉन्ग, परफेक्ट और इस कंप्लीट, अगर ऐसा कुछ हो तो इसके पहले मोर या मोस्ट नहीं होगा, इसके बाद EST नहीं होगा। तो अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है तो एज पॉजिटिव डिग्री एज लिख देना, निगेटिव सेंटेंस का है तो सो पॉजिटिव डिग्री एज लिख देना। जैसे फॉर एग्जांपल टीना इज टॉल एज तनु, तो ये पॉजिटिव है और टॉल है तो पॉजिटिव डिग्री, और तनु से कंपैरिजन हो रहा है तो ये सही है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टीना इज नॉट एज टॉलर एज तनु, तो निगेटिव टर्म में गया है, और निगेटिव टर्म में गया और कंपैरिजन भी हो रही है टीना का, और टॉलर है। अपन ने पढ़ा था टॉल को क्या होता है हमारा, एक तरह से टॉल हमारा क्या होता है, इन एब्सोल्यूट एडजेक्टिव में आता है। किस में आता है, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एज टॉल एज लिख देंगे। क्या लिख देंगे, टीना इज एज टॉल एज तनु। ठीक है, सो टॉलर एज, टीना इज नॉट सो टॉलर एज तनु, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीना इज नॉट सो टॉलर एज तनु। ठीक है, अब ये समझ में आ गया मेरी बात, क्या कि जैसे मतलब एक तरह से अगर क्वेश्चन में ट्वाइस वाइज दिया रहेगा तो एज भी गैस लगा देना। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग इसी के।
तो भाई क्या है कि जैसे कहीं फर्दर लिखा है FARTH और FURTH है। फर्दर का मतलब होता है डिस्टेंस और फर्दर का मतलब होता है इन एडिशन टू। और लेटर LATER तो टाइम मतलब बाद में की बात कर रहा है। और लेटर LATTER पोजीशन की बात। लास्ट LAST अंत और लेटेस्ट मतलब नया या ताज़ा। अब उसी के आगे हम लोग देखते हैं अगला जैसे नेक्स्ट या फिर नियरेस्ट है तो नेक्स्ट का मतलब अगला, नियरेस्ट का मतलब पास में, ठीक है। और अगर गुड है तो वो एडजेक्टिव होता है, वेल एडवर्ब होता है। एग्जाम्पल में जैसे मोहन इज़ वेरी गुड या वेल प्लेयर। तो देखो प्लेयर आपका नाउन को डिफाइन कर रहा है, एडजेक्टिव हो गया। और वेरी एडवर्ब है तो अब एडवर्ब एडजेक्टिव को तो डिफाइन करेगा नहीं, तो किसको डिफाइन करेगा? एडवर्ब को डिफाइन करेगा नहीं, इसलिए वेल तो होगा नहीं, लेकिन गुड को डिफाइन कर देगा, ठीक है। एडवर्ब को किसको वर्ब को, एडजेक्टिव को डिफाइन करता है। अब आगे चलते हैं। बट अगर लिंकिंग वर्ब वेल आए तो ये वेल अब एडजेक्टिव की तरह बन जाएगा। मतलब याद रखना, अगर यही वेल लिंकिंग वर्ब के साथ लग के आ जाएगा तो वहां पर एडवर्ब ना, इससे हम क्या समझ लेंगे? एडजेक्टिव। क्यों? देखते हैं इसको भी। बट अगर लिंकिंग वर्ब वेल आए तो वेल अब एडजेक्टिव की तरह पूरा बन जाएगा। जैसे आई एम वेल, देखो यहाँ वेल किसके बारे में बता रहा है? आई मतलब मैं। तो नाउन के बारे में अगर कोई चीज़ बता रहा है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, ठीक है। अब चलते हम लोग जस्ट इसी का अगला कॉन्सेप्ट कि बैड क्या होता है? एडजेक्टिव, और इल क्या होता है? एडवर्ब। बट वही सेम कि अगर कहीं पर इल लिंकिंग वर्ब के साथ लग गया तो वो एडजेक्टिव की तरह फील देगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं दोनों का, तो ध्यान से देखना कि यू शुड स्टे अवे फ्रॉम बैड मैनर्ड बॉय। तो यहाँ बैड नहीं इल होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था मैनर्ड एडजेक्टिव हो गया, बॉयज नाउन हो गया, और फ्रॉम द प्रपोजिशन। अब अगर ध्यान से सोचो तो ये एडजेक्टिव तो हो नहीं सकता, बैड एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ इल हो जाएगा, ठीक है। वही सेम कॉन्सेप्ट लिंकिंग वर्ब के साथ आ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? एडवर्ब की तरह, एडजेक्टिव की तरह ट्रीट होगा। कौन? इल। अब देखते हैं हम लोग इसी जस्ट आगे वाला कॉन्सेप्ट। अब अगला है कि जैसे फॉरेमोस्ट या फर्स्ट हो। फॉरेमोस्ट का मतलब होता है पॉपुलर और फर्स्ट का मतलब होता है पहला। तो अगर कहीं पर लिखा हो मान लो गांधी जी वाज फर्स्ट पॉलिटिशियन, दिस इज नॉट पॉसिबल। उसके पहले बहुत मोतीलाल नेहरू ये सब बहुत पॉलिटिशियन थे, तो फर्स्ट नहीं फॉरेमोस्ट होगा। और अगर कहीं पर लिखा हो जैसे आउटर मोस्ट या फिर यूटी मोस्ट, तो आउटर मोस्ट मतलब क्या होता है? सबसे बाहर वाला कोई पोजीशन, कोई रास्ता। या यूटी मोस्ट का मतलब अपना मैक्सिमम देना। जैसे फॉर एग्जांपल आई ट्राइड माय आउटर मोस्ट टू कैच थीप। आउटर मोस्ट थोड़ी बाहर वाला पकड़ना थोड़ी, और यूटी मोस्ट मतलब अपना मैक्सिमम। और आई द थीफ रन अवे फ्रॉम यूटी मोस्ट ऑफ आवर हाउस। तो यूटी मोस्ट से थोड़ी भागेगा, अपनी मैक्सिमम वो रास्ता से भागेगा, मतलब आउटर मोस्ट, ठीक है। अब चलते हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पर। तो भाई अगला क्या है कि जैसे एक्सटेंसिव है या एक्सटेंसिबल है। तो एक्सटेंसिव का मतलब जो बहुत वास्ट हो, वेरी वास्ट, जैसे सिलेबस पढ़ाई। और एक्सटेंसिबल मतलब खींचा, जैसे स्ट्रिच, कोई चीज़ खींची जाए जैसे स्प्रिंग। तो ही हैज़ वेरी एक्सटेंसिबल नॉलेज ऑफ दिस टॉपिक। तो भाई कोई खींच के थोड़ी नॉलेज होगा, तो एक्सटेंसिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिव। अब चलते हम लोग जस्ट इसी के अगले कॉन्सेप्ट पर, जो कि हमारा कंसर्न प्लस नाउन। मतलब अगर कहीं लिखा है तो कंसर्न का मतलब फिर नाउन के प्रति चिंता, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ऐसा कहीं होगा तो कंसर्न जो होगा वो नाउन के पहले लगेगा, ये याद रखना, ठीक है। देखते हैं अब इसको भी। तो भाई कंसर्न प्लस नाउन, नाउन के प्रति वरीड, ठीक है। तो द मदर कंसर्न वांटेड टू मीट द कोच। मम्मी परेशान है, किससे मिलना चाहती? कोच से। तो मदर कंसर्न है मतलब नाउन चिंता में है, तो कंसर्न मदर। तो आंसर होगा द कंसर्न मदर वांटेड टू मीट द कोच, ठीक है। अब अगला है कि अगर नाउन प्लस कंसर्न हो, और मतलब यहाँ पर नाउन से रिलेशन में कोई चीज़, नाउन से रिलेटेड कोई चीज़ बताई जा रही हो, तो नाउन के बाद कंसर्न होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यू शुड मीट द कंसर्न ऑफिसर फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन। तो एक बात बताओ, ऑफिसर को चिंता होगी या ऑफिसर उस टॉपिक के बारे में जानेगा? तो मतलब ऑफिसर उस टॉपिक के बारे में जानेगा तभी तो मैं उससे मिलूंगा। तो यहाँ कंसर्न ऑफिसर नहीं होगा, क्योंकि ऑफिसर को चिंता थोड़ी होगी तुम्हारी इन्फॉर्मेशन से, तुम्हारा कंसर्न होगा, मतलब ऑफिसर तुम्हारी बातों को जानेगा। तो इसलिए आंसर एग्जैक्टली होगा यू शुड मीट द ऑफिसर कंसर्न फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। अब चलते हम लोग इसी जस्ट अगला वाला। अब भाई जस्ट इसी के आगे अगर देखें तो क्या है कि जैसे अगर नाउन प्लस इन्वॉल्व है और नाउन से रिलेटेड, मतलब वो चीज़ नाउन से रिलेटेड है, इन्वॉल्व का मतलब, तो अगर नाउन से रिलेटेड है
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व इन योर केस डोंट वरी। तो यहाँ नाउन के बाद इन्वॉल्व आया, सही है, मतलब मैं इन्वॉल्व हूँ, मैं रिलेटेड हूँ इससे, ठीक है। लेकिन अगर यही सेम चीज़ इन्वॉल्व प्लस नाउन कब लिखा जाएगा, जब कोई कॉम्प्लेक्सेस, कोई जटिलता आएगी। तो जैसे ऑल द केसेस इन्वॉल्व गिविंग टू CBI, तो यहाँ कॉम्प्लेक्सेस आए हैं, इन्वॉल्व यहाँ पर क्या होगा, यहाँ नाउन का इन्वॉल्व के साथ कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ एक तरह से कहो तो केसेस और इन्वॉल्व में कोई रिलेशन नहीं, इन्वॉल्व CBI हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो यहाँ पर हमारा ऑल द इन्वॉल्व केसेस गोइंग टू CBI, मतलब समझ में आया कि वही नाउन इन्वॉल्व होगा तो इसका मतलब वो उससे रिलेशन बनाएगा, और वही इन्वॉल्व पहले आ जाएगा तो उससे रिलेशन नहीं बनाएगा, वो कोई और से रिलेशन बनाएगा। तो इस बात को याद रखना, इन्वॉल्व अगर नाउन के बाद है या जैसा भी है, अगर क्वेश्चन में हमें पढ़ने पर हमें समझ में आ रहा है कि नाउन से रिलेशन में है इन्वॉल्व, तो नाउन के बाद लिखेंगे, और रिलेशन में नहीं है तो नाउन के पहले लिख देंगे। अब चलते हैं हम लोग इसी के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। तो भाई अगला क्या है कि अपोजिशन प्लस नाउन अगर हो तो अलग अलग का सेंस देता है। कैसा देता है, अलग अलग का। जैसे फॉर एग्जांपल दे आर अपोजिट पीपल, वे अलग अलग लोग हैं, तो यहाँ पर अपोजिट किसका दे रहा है, अलग अलग का। और अगर वही अपोजिट नाउन के बाद आ जाएगा तो इसका मतलब किसका सेंस देगा, तो ये अदर साइड, मतलब कोई अलग साइड का। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल अगर वही अपोजिट नाउन के पहले आया तो वो अलग अलग चीज़ों को दर्शाएगा। तो अगर कहीं पर हमें क्वेश्चन पढ़ते समय अलग अलग की फीलिंग आ रही है और वो वहाँ पर नाउन से पहले अपोजिट लिख दिया तो वहाँ नाउन के बाद करो, और अगर वहीं अपोजिट साइड की फीलिंग दे रहा हो और नाउन के पहले दिया हो तो उसे नाउन के बाद लगाओ। मतलब देखो चारों तरह दिमाग लगाना, दिया हो तो भी ठीक, नहीं दिया हो तो सही करो, और अगर दिया है तो फिर क्या है कि वो उसी के साइड में रहे, कि नाउन के बाद में अगर अपोजिट है उसका मतलब अदर साइड को ही फ्लो करेगा। तो प्लीज़ यू कॉल द अपोजिट टू योर सेल्फ, तो यहाँ पर देखो यू के बाद मतलब नाउन के बाद आया है, इसका मतलब यहाँ पर ये किसको शो कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा मतलब अपोजिट को दिखा रहा है। अब आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट है रिस्पॉन्सिबल प्लस नाउन वाला, देख लेते हैं इसको भी। अब चलते हैं हम लोग अगला कॉन्सेप्ट जो कि हमारा रिस्पॉन्सिबल के साथ, अगर मतलब रिस्पॉन्सिबल के बाद में नाउन हो तो ये पॉजिटिव साइन में रिस्पॉन्सिबिलिटी को यूज करेंगे। मतलब जैसे ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल बॉय, तो वह एक रिस्पॉन्सिबल लड़का है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल बॉय सही है क्योंकि बॉय नाउन है और रिस्पॉन्सिबल पहले आया है। तो जब कभी ऐसा हो कि कोई पॉजिटिव दर्शा रहा हो नाउन के पहले लग गया है तो ठीक है, लेकिन अगर वही पॉजिटिव दर्शा रहा है और नाउन के बाद, जैसे ही इज़ अ बॉय रिस्पॉन्सिबल, तो गलत हो जाएगा। तो उसको सही करना, उसको नाउन के पहले कर देना, और वही नाउन के बाद अगर होगा तो निगेटिव को दर्शा देगा। जैसे ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट, तो ही नाउन हो गया और रिस्पॉन्सिबल बाद में आया है, तो इसका मतलब वह लड़ाई का जिम्मेदार है, तो ये निगेटिव की तरह सेंस करेगा। किसकी तरह सेंस करेगा, निगेटिव की तरह सेंस करेगा। अब हम लोग चलते हैं जस्ट इसी का अगला कॉन्सेप्ट पर। भाई अगर कभी भी ना एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन या कोई एडवर्बियल फ्रेज हो, एडजेक्टिवल फ्रेज हो, तो हमेशा जो एडजेक्टिव होगा वो नाउन और प्रीपोजिशन या एडवर्बियल फ्रेज जो भी होगा उसके बीच में लिख देंगे। रीज़न क्या है, ध्यान सुनना, जो जिसको क्वालिफाई करता है वो उसके पास रहता है। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर कहोगे तो एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज या फिर प्रीपोजिशन प्लस नाउन जिसे एडवर्बियल फ्रेज बोलते हैं, तो यहाँ फ्रेज हमेशा एडजेक्टिव के साथ और नाउन के साथ भी एडजेक्टिव। बस याद रखना कि अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन के बाद प्रीपोजिशन तो नाउन के बाद एडजेक्टिव फिर प्रीपोजिशन होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो बात समझ में आई कि अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन के बाद प्रीपोजिशन है तो नाउन फिर एडजेक्टिव फिर प्रीपोजिशन, मतलब जो एडवर्बियल फ्रेज वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। एग्जांपल देख लो इसका, जैसा कि मैंने एग्जांपल बनाया है कि सर्वेश इज़ अ फेमस बॉय फॉर हिज भक्ति। तो सर्वेश फेमस है किसके लिए, फॉर हिज भक्ति। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फॉर हिज भक्ति एक तरह से प्रीपोजिशन की तरह शो कर रहा है, तो ये किसके लिए दर्शा रहा है, फेमस के लिए। मतलब किसके लिए फेमस है, फॉर हिज भक्ति। तो आप फेमस मतलब एडजेक्टिव को क्लासीफाई कर रहा है या क्वालिफाई कर रहा है। तो जब एडजेक्टिव को कोई चीज़ क्वालिफाई कर रही है तो इसका मतलब एडजेक्टिव उसके पास भी रहेगा और नाउन के साथ भी रहना चाहिए।
तो इसीलिए फाइनली हमारा आंसर होगा सर्वेश इज अ बॉय फेमस फॉर हिज भक्ति। ठीक है, तो हमारा जो एडजेक्टिव है वो नाउन और आपके प्रीपोजिशनल फ्रेज या एडवर्बियल फ्रेज के बीच में हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लो कि ही बॉट अ बिग कार फॉर दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली। तो अब फ्रॉम दिल्ली ये वही किसके लिए आया है, कार। ही कार फ्रॉम दिल्ली नहीं होगा, ही बिग फ्रॉम दिल्ली नहीं, ही बॉट फ्रॉम दिल्ली। हाँ, तो ये बॉट के लिए क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब के लिए, तो वर्ब के लिए क्वालिफाई कर रहा है, तो जो जहाँ है वो सही है। ठीक है, समझ में आया। यहाँ बिग को कार के बाद नहीं लगाएंगे, मतलब यहाँ पर फ्रॉम दिल्ली जी बिग को क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, इसीलिए एडजेक्टिव को नाउन और प्रीपोजिशनल फ्रेज या जो भी होगा एडवर्बियल, ये तो वैसे एडवर्बियल फ्रेज है तो इनके बीच में नहीं रखेंगे, तो मतलब फाइनली इसमें नो एरर है। तो हमारा ख़त्म हुआ क्या, ये आपका एडजेक्टिव का शॉर्ट नोट्स कार्डियो लाइब्रेरी। अब मिलते हैं एडजेक्टिव के ही सर्कल क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, बाय। ठीक है।